अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, गहमा गहमी चल रहा है और गांव मोहल्ला लगातार ये कोशिश कर रहा है कि तमाम तर नुमाइंदों से, तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनसे आपकी मुलाकात कराए और ये जानने की कोशिश करे कि इस इलेक्शन में उनके मुद्दे क्या हैं। तो आइए इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं बहादुरगंज के एक कद्दावर प्रत्याशी एहतशाम अंजुम साहब से। उनको आपसे मिलाने से पहले हम आपको बेसिकली उनके बारे में मुख्तसर में बताना चाहते हैं कि एहतशाम अंजुम दरअसल 2007 से लेकर 2012 तक ये वार्ड काउंसलर रहे हैं। उसके बाद ये जो सीट है उनकी बहादुरगंज की हम बात कर रहे हैं, रिजर्व होने की वजह से फिर वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़े काउंसलर की, लेकिन सियासत में बिल्कुल एक्टिव रहे, सरगर्म रहे और किशनगंज के साबिक एमपी मौलाना असरउल्लाह कासमी साहब से इनकी कुर्बत रही है और लंबे अरसे तक ये उनके साथ जुड़े रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भले ही मौलाना से इनकी कुर्बत, उनसियत, उल्फत रही हो, लेकिन इनकी जो वाबस्तगी रही है वो जेडीयू से रही है और लंबे अरसे से ये जेडीयू से जुड़े हुए हैं। साल 2010 के चुनाव में भी इन्होंने जेडीयू का ही समर्थन किया था। तब बहादुरगंज से मुसव्विर साहब यहाँ के विधायक के उम्मीदवार थे और अब कहा यह जा रहा है कि एहतशाम अंजुम खुद इस बार, जी हाँ, इस इलेक्शन में बहादुरगंज विधानसभा के जेडीयू के प्रत्याशी हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ था उनका। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये अवाम के बीच आना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाँव मोहल्ला यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। गाँव मोहल्ला यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे यहाँ आए मेरे इंटरव्यू के लिए। एहतशाम भाई, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब मैं आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि साहब, जो शख्स 2007 में काउंसलर बना हो, जाहिर है अभी कोई खास उम्र आपकी नहीं है, 2007 में वो कितनी उम्र रही होगी आपकी कि साहब काउंसलर बन गए? 2007 में जब हम काउंसलर बने तब हमारी उम्र लगभग 25-26 साल की थी। तब हम काउंसलर बने और 2007 से 12 तक काउंसलर रहे। कुल मिलाकर ये कि बहादुरगंज के जो मौजूदा विधायक हैं जनाब तौसीफ साहब, उन्हीं की तरह आपने भी जो है साहब बहुत ही कम उम्र से राजनीति शुरू कर दी है, सियासत शुरू कर दी है। नहीं, मैं बहादुरगंज विधायक की तरह तो नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि बहादुरगंज विधायक तो 18 साल में मुखिया बन गए। अच्छा। जबकि आपको पता होना चाहिए, मैंने कहीं देखा था, आप ही इंटरव्यू किए होंगे और आप ही के चैनल को मैंने देखा था कि जब तौसीफ साहब हमारे विधायक कह रहे हैं कि मैं 18 साल की उम्र में मुखिया बन गया और ठीक 4 साल बाद विधायक बन गया, उनको जानकारी का अभाव है कि कम से कम मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल का आयु होना बहुत जरूरी है और एमपी एमएलए के लिए 25 साल का होना। और वो बता रहे हैं कि हम 18 साल की उम्र में मुखिया बन गए। बताइए नौजवानों में वो क्या संदेश देना चाहते हैं 3 बार 4 बार विधायक बनने के बाद भी? यही तो परेशानी है। आपके चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार जो है आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो सीधे तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जिसको लेकर के एहतशाम अंजुम अवाम के बीच जाएंगे, अवाम के बीच उन मुद्दों को रखेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि सड़क, पुल, पुलिया। जी, मुद्दा असल में होना चाहिए जो बेसिक मुद्दा है जी। शिक्षा के ऊपर काम करने की जरूरत है, हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। आज आपका देखिए बिजली की हालत इतनी मतलब खराब है, कहने लायक नहीं है, लेकिन सबसे बुनियादी जो है करप्शन, शिक्षा और हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत, यही हमारा मेन मुद्दा है। सड़क, पुल, पुलिया तो कोई भी एमएलए बनेंगे, चाहे आज जो है वो कल कोई बनेंगे, फिर आने वाले टाइम में और कोई बनेंगे, जो भी बनेंगे वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन हमारे विधायक जो आज 15 साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो पथ निर्माण विभाग से पूरे 15 साल में 1 किलोमीटर सड़क का कहीं काम किए हो तो बताएं। लेकिन उनका तो ये दावा है, क्योंकि मैंने ही जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्र में अगर मेरा काम सबसे ज़्यादा नहीं हो तो मैं आपके चैनल को गवाह बनाता हूं कि मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। वो कम से कम किसी को भी जब इंटरव्यू देते हैं, किसी चैनल को भी, तो उस इंटरव्यू के दौरान में 3-4 बार इस्तीफा जरूर देते हैं। अच्छा। सभी चैनल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के मामले में पूरे किशनगंज जिला में सबसे फिसड्डी अगर कहीं साबित होगा तो बहादुरगंज विधानसभा और पूरे लोकसभा में बहादुरगंज विधानसभा और अमोर विधानसभा,
ये 2 विधानसभा सबसे पिछड़ा है। आप जाकर के, चूंकि आप पत्रकार भी है, सारे वो कहते क्या है वो छोड़िए, वो तो करते पत्रकार भी है, हाँ नहीं, मतलब पत्रकार ही है। तो असल में वो ये कहते हैं शिलान्यास, अभी आए दिन शिलान्यास 6 जगह 7 जगह, जबकि 2015 का जो शिलान्यास किया अक्टूबर में, वो रोड आज तक नहीं बन पाया है। ये शिलान्यास केवल समझिए जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, और केवल झूठ बोलना। आजकल तो सोशल मीडिया में इतने फेक आईडी बना करके अपने विरोधियों के साथ गाली गलौज करना, अभी काफी लोग नाराज हैं उनसे इस बात को लेकर के। शाम साहब एक बात समझनी है, ठीक है, पक्ष में जो लोग होते हैं, जो सिटिंग एमएलए होता है, अगर उनसे कोताहियां होती है, उनसे कमियां होती है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें आईना दिखाइए। आपने 5 साल आईना नहीं दिखाया, अब क्योंकि इलेक्शन है तो उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। ये चीज आपको अगर कोई बोलेंगे कि 5 साल, हम लोग हर दिन उसको आईना दिखाने का काम किए हैं, लेकिन ये है कि ये लगातार 2 साल से कुछ ज्यादा आईना दिखा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि विधायक जी तिलमिलाहट में कभी कभी हम लोगों के बारे में उल जलूल बयानबाजी करते हैं कि वो ये है वो है। जब चलिए, आप जब उल जलूल बयान की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात आती है, मैंने फेसबुक पर कहीं देखा था, आप ही के सिलसिले में कहा जाता है कि एक एलिगेशन लगाया गया आप पर, अवाम के जरिए नहीं, लीडर के जरिए ये एलिगेशन लगाया कि आप जो है बरसाती मेढक हैं, कहीं ना कहीं अवाम को गुमराह करने के लिए आए हैं। आपका क्या स्पष्ट? हाँ, ये विधायक जी बोले थे टेरागाज के एक प्रोग्राम में, मैं जब टेरागाज गया अपने दौरे में, तो मैं वहाँ विधायक जी बोले थे कि एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो बरसाती मेंढक की तरह घूम रहा है। यही तो बात है कि मेरे घूमने से इतना तिलमिला गए हैं कि उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। अभी मतलब मैं रोज जब निकलता हूँ, जहाँ जाता हूँ उसके 2 दिन बाद उसको पहुँचना पड़ता है। टेरागाज में आप चले जाइए, आपको सड़कों की हालत चलिए देख लीजिए। आप बहादुरगंज से निकलिए, बीबीगंज, कुरेली, भाटाबाड़ी चले जाइए, पत्थरगट्टी चले जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए। चलिए, उनकी बात हम बाद में करेंगे। हम सीधे, क्योंकि आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम आपकी बात करेंगे, क्योंकि जब आप अवाम के बीच जाएंगे, अवाम से जब रूबरू होंगे, अवाम को जब आप कहेंगे कि साहब मैं नुमाइंदा हूँ, तब अवाम ये नहीं पूछेगा कि भाई तौसीफ साहब ने क्या नहीं किया। अवाम आपसे ये पूछेगी कि आपने क्या किया, आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है, सलाहियत है कि हम आपको वोट करेंगे। मैंने इस इलाके की जो जन समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, 2-4 काम दिलाइए सर। उनको 2-4 काम, तो मैं कोई पद में नहीं हूँ, कुछ काम करके आपको बताऊं। मूलभूत सुविधाओं को देने का काम मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे यहाँ आज निसंदरा घाट ये बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल जीरो है, वहाँ पर काम होने की जरूरत है। शिक्षा पर क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बता दीजिए 15 साल में कहीं कोई कॉलेज बना दिए हो, नया कोई स्कूल बना दिए हो, इस तरह की कोई चीज है तो आप बता दीजिए। 15 साल आपको अगर हिसाब किताब लेना है तो हिसाब किताब तो आपको जो विधायक है 15 साल उनसे लेना है। मैं तो उन मुद्दों को उठाऊंगा जिस जगह वो नाकामयाब रहे हैं, जो लोगों की समस्या को नहीं उठा पाए, उस चीज को मैं जनता के बीच लेकर के आऊंगा। और मैं लगातार 5 साल में जब से मैं वार्ड कमिश्नर रहा, तब से मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की समस्याओं को उठाता हूँ। इसी बात से तो उनको तिलमिलाहट है। चलिए, आप जिस पार्टी से आपकी वाबस्तगी है और जिस पार्टी से आपके आने के इम्कानात हैं, उस पार्टी पर भविष्य में उस पार्टी पर अतीत में कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। मसलन देश में सीए, एनआरसी, एनपीआर का जो चर्चा चली है, और एनपीआर जो लागू होने की बात चल रही थी, सीए जो कानून बन गया, सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार जेडीयू को ठहराया जा रहा है, क्योंकि जेडीयू ने लोकसभा में जो है सपोर्ट किया, राज्यसभा में सपोर्ट किया। ऐसे पार्टी की जब आप पैरवी करते हैं और ऐसे पार्टी के लिए वोट के लिए अपील करने जाएंगे, सीधे तौर पर अवाम आपसे सवाल करेगी कि हम आपको क्यों वोट करेंगे, जबकि आप हमारी नागरिकता छीन रहे हैं। नहीं, हम तो अवाम के बीच में जाते हैं। एनआरसी सीए के मामले में नीतीश जी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि मैं वोटिंग किया हूँ असम के लिए। असम में जो एनआरसी, एनपीआर और सीए जो सबसे पहले लाया गया था, क्या बात हुई सर? वहाँ के लिए। सीए तो पूरे देश के लिए है। नहीं, ये तो बाद में सीए पूरे देश के लिए। उसमें उन्होंने अपने सदन में फिर दोबारा इसको इसमें लाए, सदन में पास किए कि मैं बिहार में लागू होने नहीं दूं। उस बात को तो आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी ने उस बात को कह दिया कि मैंने बिहार सरकार की थोड़ी चलती है, केंद्र की सरकार जिसकी केंद्र की होगी उसमें कई होगा। अब इस पर अगर आप एनआरसी सीए पर मैं इसलिए ज्यादा नहीं बात करूंगा कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, आपको लगता नहीं है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, हम जानना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा छलावा किया मुसलमानों? बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब ने खुद कहे कि मैं अनजाने में गलती किया हूँ, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, मुझे जानकारी ये थी कि आसाम के लिए मैंने किया है। तो कहीं ना कहीं तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोल दिया तो उसमें हमारा बोलने का और कुछ बच नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार ने इस बात को तस्लीम किया है कि भाई
गलती सेवा उनकी जानकारी में नहीं थी। जी जी, नीतीश कुमार के अच्छे काम को भी गिनाई है, जैसे शराबबंदी, दहेज प्रथा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर कि 2 दिन पहले जेडीयू का ही एक वर्कर जो है या कार्यकर्ता या एक पार्टी संगठन का एक जिम्मेदार जो है साहब गाड़ी पकड़ी गई उनकी शराबों के साथ, और इस तरह खबरें खूब आ रही है। अब ये बात अगर आप बोल रहे हैं जहाँ तक कि जेडीयू की गाड़ी पकड़ी गई है, तो आज से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एआईएम का बोर्ड लगा हुआ उस गाड़ी में शराब। निश्चित तो वो जेडीयू हो, एआईएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। एमआईएम को लेकर क्या सोचते हैं आप? एमआईएम का से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एमआईएम में मेरा जाने का भी कुछ नहीं, एआईएम से कोई लेना देना नहीं। चलिए, अगर आप कोई जेडीयू मतलब से नहीं। इलेक्शन लड़ते हैं, हाँ। जेडीयू आपको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो जाहिर है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जेडीयू, एमआईएम और कांग्रेस। जी। आप अपना जो प्रतिद्वंदी है, जी। अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? जाहिर सी बात है कि जो अभी विधायक है, मुकाबला उन्हीं से है, लेकिन मार्जिन बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अच्छा। यकीनन आप मान लीजिए, जिस तरह से तौसीफ साहब, जाहिर साहब तब मंत्री हुआ करते थे, अभी तौसीफ साहब शायद आप ही के चैनल में बोले कि जब मैं चुनाव लड़ा था मेरे पास मात्र 28,000 रुपया था, आज तो माशाल्लाह बहुत धनबल है, ताकत है, अच्छा, सब कुछ है। तौसीफ साहब को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो चौथी बार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? अब ये तो जनता जवाब देगी, और शायद आप भी देख ही रहे सभी चीज को। इतना गुण अब तो तौसीफ साहब ये भी बोलते हैं कि जनता की जरूरत मुझे नहीं है, मेरी जरूरत जनता को है। तो इतना अहंकार होना चलिए, कहाँ तक सही है? साहब, एक उम्मीदवार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में बहादुरगंज के वो कौन से मुद्दे हैं जिसका हल होना बेहद जरूरी है? बहादुरगंज को सबसे पहले अनुमंडल का बनना बहुत जरूरी है जी। बहादुरगंज नहीं बल्कि ठाकुरगंज भी। ये बहुत दिन से यहाँ के लोग चाह रहे हैं, और अनुमंडल बन जाने से बहुत सारी सुविधा है जो हमारे बहादुरगंज में, जिसके लिए किशनगंज नहीं जाना पड़ेगा। टेरागाज के लोग किशनगंज जाते हैं, 50 किलोमीटर दूरी है, वो काम बहादुरगंज में हो जाएगा। और टेरागाज में कोई एक बेहतरीन कॉलेज हो ताकि शिक्षा का ग्राफ ऊपर उठ सके। हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, बेरोजगारी की समस्या है, प्लान का समस्या है। इन सब बहुत छोटे छोटे कुल कारखाने लगने चाहिए। इस तरह की बहुत सारे आपने अभी अपनी जो है, आप जब बोल रहे थे तो आपने कहा कि मैं अवाम के बीच हूँ और अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो क्वारंटाइन का मामला हुआ, यानी जो लोग लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर जब आए हमारे घर वापस आए तो इन्हें क्वारंटाइन किया गया, तो क्वारंटाइन सेंटर्स में एहतशाम अंजुम साहब की तरफ से क्या उनको हेल्प किया गया, क्या उपलब्धियां आपकी तरफ से दी गई? मुझे लगता है कि बहादुरगंज के अंदर, बहादुरगंज विधानसभा में क्वारंटीन सेंटर मुझसे ज्यादा कोई नहीं किया होगा। क्या किया जाकर के? और मैं बताता हूँ, क्वारंटीन सेंटर से जब हमारे प्रवासी मजदूर वहाँ आते थे, रुकते थे, तो वो हमको फोन करके बताते थे कि यहाँ खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है, किट नहीं मिला है, मच्छरदानी नहीं है, गंदगी है, चाय नहीं मिल रही है। तो हमने गया, लोगों की समस्या को सुना, उस बात को जिला पदाधिकारी को भी बताया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ साहब, जिसको भी मैंने जरूरत समझा बताया और समस्या का समाधान करवाया। क्योंकि ये लॉकडाउन पूरे विश्व में एक महामारी है, ये लॉकडाउन पूरे विश्व में है, कोविड-19 एक महामारी है, तो ये सबके लिए है। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और हमारे देश की इकोनॉमी भी इस तरह से नहीं थी कि हम लॉकडाउन की स्थिति में थे, लेकिन ये WHO का रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान को लॉकडाउन करना पड़ा। और इस लॉकडाउन से जाहिर सी बात है कि बहुत क्षति हुई है, देश काफी पीछे गया है, इससे निकलने के लिए कुछ समय भी लगेगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम दूसरे पार्टी के लोगों से इंटरव्यू करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि एक ही जगह से कई कई उम्मीदवार होते हैं। कुछ उम्मीदवार ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम पार्टी की मुखालिफत करेंगे, बगावत करेंगे। एहतशाम अंजुम साहब से हम जानना चाहते हैं कि अगर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के बजाय बीजेपी को टिकट मिलता है, या अगर जेडीयू का कोई उम्मीदवार दूसरा होता है, आपको टिकट नहीं मिलता है, क्या एहतशाम अंजुम बगावत करेंगे? बिल्कुल, बगावत का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जेडीयू में मैं अपनी दावेदारी पेश करूंगा, और लोग ये भी कहते हैं कि मुजाहिद साहब के आप बहुत करीबी हैं। बिल्कुल, मैं बहुत करीबी हूँ। टिकट कभी कभी हो जाता है, तो टिकट नहीं मिलने पर हम अपने कार्यकर्ता को लेकर के बैठेंगे, फिर आगे के लिए क्या रणनीति होगी वो तब आपको बताएंगे, लेकिन बगावत करने का कोई सवाल नहीं। कितने % उम्मीदें आपको अभी है कि टिकट मिलना है आपको? अब परसेंटेज में क्या बताया, ये तो उम्मीदें होती, सबको उम्मीदें होती है। 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है, 100%। चलिए, चूँकि जेडीयू पार्टी जो है बिहार की रूलिंग पार्टी है, और ये कोई आरा गहरा एनसीपी या AIM या
और टीएमसी इस तरह की पार्टी नहीं है। तो आपकी नजर या- में नहीं, MIM जो है ऐरा गैरा पार्टी? नहीं, हरागरा ही है यहाँ पर। अच्छा, तो हरागरा ही है। और असल में जो पार्टी है तो वो जेडीयू है, आरजेडी है, उनके साथ कांग्रेस है जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो इन पार्टियों से, और ये पार्टी कभी भी कोई डम्मी कैंडिडेट को चुनाव के लिए अच्छा, नहीं उतारता आपने है। MIM का जिक्र किया तो ये पूछना लाजमी हो जाता है। MIM वाले दरअसल फेसबुक के जरिए आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि भाई कल तक तो आप हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, हालांकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन अब तो आप बीजेपी में शामिल हो गए, निश्चित रूप से बीजेपी की बी टीम है। नहीं, बीजेपी की बी टीम आप लोग तो है ही। MIM के बारे में बताइए। हम लोग तो बीजेपी गठबंधन में है ही। हाँ, तो हम लोग उसमें क्या बोले कि बी टीम और ये टीम। चलिए, हम लोग तो भाजपा ही कह दीजिए, आप तो बेहतर है, ठीक है। समझ गए। उसको लोग अगर बीजेपी का बी टीम कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। फिर भी आप लोगों की तरफ से आपके जो समर्थक है उनके तरफ नहीं, से उसको भी MIM को- नहीं, ये IM को बीजेपी की बी टीम